दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द टू किंग्स, दो राजा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग कलहेटू वॉज आ क्रूअल एंड ग्रीडी किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? किंग कलहेटू वॉज ए क्रूअल एंड ग्रीडी किंग। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर और ग्रीडी मतलब लालची। राजा कलहेटू एक क्रूर और लालची राजा था। ही हैड attacked many of his neighboring kingdoms and defeated them। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। अटैक का मतलब होता है हमला करना, थर्ड फॉर्म में अटैक्ड। और डिफीट का मतलब हराना, और ये भी थर्ड फॉर्म है। और जब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हेड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ही हैड अटैक्ड, उसने हमला किया था। मैनी ऑफ हिज नेबरिंग किंगडम्स, हिज मतलब अपनी कई पड़ोसी राज्यों पर, एंड डिफीटेड देम, और उनको हराया था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने अपने कई पड़ोसी राज्यों पर हमला किया था और उन्हें हराया था। बट देयर वॉज अ किंग ही हैड नेवर बीन एबल टू डिफीट। क्या अर्थ हुआ? बट देयर वॉज ए किंग, लेकिन एक राजा था। ही हैड नेवर बीन एबल टू डिफीट, जिससे वह कभी भी नहीं हरा पाया था। ही वॉज किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़। वह थे विक्रमगढ़ के राजा उदयमान। चलिए आगे देखिए। वंस किंग कलहेटू इन्वाइटेड किंग उदयमान टू हैव लंच एट हिज पैलेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इनवाइट का मतलब किसी को बुलाना, आमंत्रित करना, निमंत्रित करना, और सेकंड फॉर्म में इनवाइटेड। तो और हैव का मतलब होता है ग्रहण करना, खाना, उसे हैव कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार किंग कलहेटू, राजा कलहेटू ने इनवाइटेड किंग उदयमान, राजा उदयमान को आमंत्रित किया, टू हैव लंच एट हिज पैलेस, उनके महल पर, अपने महल पर लंच करने के लिए, दोपहर का भोजन करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। किंग उदयमान एक्सेप्टेड द इनविटेशन। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ACCEPT एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है। किंग उदयमान एक्सेप्टेड द इनविटेशन। और दोस्तों, यहाँ पर इनविटेशन को एज ए नाउन यूज़ किया गया है, संज्ञा के रूप में। इनविटेशन का मतलब होता है न्योता या फिर निमंत्रण। तो क्या अर्थ हुआ? राजा उदयमान ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। He went to King Kalhetu's palace
बट देयर ही वॉज पुट इन प्रिजन। दोस्तों यहाँ देखिए कलहेटू के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू किंग कलहेटूज पैलेस, वह राजा कलहेटू के महल पर गए। बट लेकिन देयर, लेकिन वहाँ ही वॉज पुट इन प्रिजन, उन्हें कारागार में डाल दिया गया। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पुट का मतलब होता है डालना या फिर रख देना, और ये थर्ड फॉर्म भी पुट है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह राजा कलहेटू के महल पर गए, लेकिन वहाँ ही वॉज पुट इन प्रिजन, उन्हें कारागार में डाल दिया गया। किंग कलहेटू फेल्ट वेरी हैप्पी, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों फील का मतलब होता है महसूस करना, फील हैप्पी मतलब खुश होना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट। तो क्या अर्थ हुआ, किंग कलहेटू फेल्ट वेरी हैप्पी, राजा कलहेटू बहुत खुश हुआ। देयर वर सॉन्ग्स एंड डांसेस इन हिज रॉयल कोर्ट, और उसके शाही दरबार में गीत और मतलब कि नाच गाना और संगीत हुआ। एंड ही फेल्ट वेरी प्राउड इंडीड, और उसे इंडीड मतलब कि वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ। आगे देखिए, जस्ट देन अ गार्ड केम इनटू द कोर्ट एंड सेड। दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए, जस्ट देन का मतलब तभी एक गार्ड मतलब सुरक्षाकर्मी केम आया, इनटू द कोर्ट तभी एक सुरक्षाकर्मी दरबार में आया, एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी महाराज, किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़ हैज़ सराउंडेड आर किंगडम विद हिज आर्मी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना पाए जाना, जैसे वह आया है, वह गया है, वह चला गया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है। इस तरह के जो भी वाक्य जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति किसी काम को पूरा कर चुका है, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब देखिए हैज़ और हैव को भी आप नोट कर लीजिए, आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ हैव का प्रयोग करना है। और जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है। तो इस तरह से हैज़ और हैव का यूज़ करना है। और उसके अलावा दोस्तों आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर हैज़। अब देखिए यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है किंग उदयमान, ये सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज़ किया गया, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। और जैसा मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन यदि सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमें हैज़ लगाना होगा। और SURROUND सराउंड का मतलब घेरना, और ये थर्ड फॉर्म है सराउंडेड। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि तभी जस्ट देन अ गार्ड केम इनटू द कोर्ट, मतलब एक सुरक्षाकर्मी था वो दरबार में आया और उसने कहा कि महाराज किंग उदयमान ऑफ विक्रमगढ़ हैज सराउंडेड आर किंगडम। कि क्या अर्थ हुआ कि विक्रमगढ़ के राजा उदयमान ने हमारे किंगडम को मतलब हमारे राज्य को घेर लिया है विद हिज आर्मी, अपने आर्मी से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने सुरक्षाकर्मी ने क्या कहा कि विक्रमगढ़ के राजा उदयमान ने हमारे राज्य को अपनी फौज से घेर लिया है। ही हैज़ अटैक्ड अस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर ही के साथ हैज़ का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ही हैज़ अटैक्ड अस, उन्होंने हम पर हमला किया है। द मैन इन द प्रिजन इज़ नॉट द किंग बट एन इम्पोस्टर सेंड बाय द क्लेवर किंग। तो क्या अर्थ हुआ, द मैन इन द प्रिजन, प्रिजन का मतलब है कारागार या जेल, और जो आदमी है प्रिजन में कारागार में, इज़ नॉट द किंग, वो राजा नहीं है, बट एन इम्पोस्टर, बल्कि वो एक बहरूपिया है। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, IMPOSTR, इम्पोस्टर का मतलब बहरूपिया, ऐसा व्यक्ति जो अपना वेश बदलता है उसे इम्पोस्टर कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि जो आदमी है
कारागार में, इज़ नॉट द, वो राजा नहीं है, बट एन इम्पोस्टर, बल्कि वो एक इम्पोस्टर है, एक बहरूपिया है, सेंट, जिसको भेजा गया, बाय द क्लेवर किंग, चालाक राजा के द्वारा। और दोस्तों ये क्लेवर एडजेक्टिव है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। आगे देखिए, नाउ, अब, किंग कलहेटू हैड टू गिव अप किंग उदयमान। दोस्तों देखिए यहाँ पर हैड टू का यूज़ किया गया, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये एक पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का क्या मतलब है? जब हम कोई ऐसा वाक्य पास्ट में बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी विवशता के कारण, किसी भी मजबूरी में कोई काम करना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और जब हम इस तरह के वाक्य पास्ट फोर्स्ड में बनाएंगे अफर्मेटिव में, तो वहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, छोड़ देना, उसे गिव अप कहा जाता है। तो इस तरह से क्या लाइन का अर्थ हुआ? नाउ किंग कलहेटू हैड टू गिव अप किंग उदयमान, कि अब राजा कलहेटू को, राजा उदयमान को से हार माननी पड़ी। He promised never to attack any other kingdoms। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा करना, सेकंड फॉर्म में प्रॉमिस्ड। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, नेवर टू अटैक एनी अदर किंगडम्स, उसने अन्य राज्यों पर कभी भी ना हमला करने, कभी भी हमला ना करने का उसने वादा किया। ही वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू ग्रांट फ्रीडम टू द किंगडम्स ही हैड कैप्चर्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको एक वाक्य में बताया था। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमें वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फोर्स करने का मतलब होता है किसी को दबाव बनाना, किसी को विवश करना, थर्ड फॉर्म में फोर्स्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू ग्रांट फ्रीडम, ग्रांट मतलब देना, उसे जो उन राज्यों को भी आज़ादी या कह सकते हैं स्वतंत्रता देने के लिए बाध्य किया गया। ही हैड कैप्चर्ड, जिसने जिनको उसने कैप्चर किया था, जिसको उसने बंदी बनाया था। चलिए, और दोस्तों अब इस कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लेते हैं क्या है। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। अंडर एस्टिमेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का कम आंकना, किसी को कम आकलन करना। नेवर मतलब कभी नहीं, एनिमी मतलब दुश्मन। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, कभी भी अपने दुश्मन का कम आकलन मत करो या फिर कम मत आंको। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आज की स्टोरी में मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस था उसे बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपने आज की वीडियो में कोई भी नया शब्द सीखा हो तो कृपया उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।